सप्तमी विज्ञान में हमारा पहला अध्याय है पादपों में पोषण। पादप यानी कि पौधों के अंदर पोषण। पोषण शब्द का मतलब है भोजन, यानी कि पादप अपना पोषण या भोजन किस तरह से बनाते हैं और उस भोजन को किस तरह से संग्रहित करते हैं, किस तरह से आगे पहुंचाते हैं। तो पूर्व में हमने छोटी कक्षाओं के अंदर यानी कि षष्ठी कक्षा के अंदर पादपों के पोषण के आधार पर जो जंतु है उनके बारे में पढ़ा था कि कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो जीव अलग अलग प्रकार का अपना पोषण ग्रहण करते हैं। आमतौर पर पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों के अंदर बांटा हुआ है। एक है स्वपोषी और दूसरे हैं परपोषी। स्वपोषी का मतलब है स्वयं के द्वारा अपना पोषण यानी कि भोजन बनाना, स्वपोषी कहलाएगा। परपोषी का मतलब है कि जो पोषण या भोजन के लिए स्वपोषी या दूसरे पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। हमारी इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकृति के अंदर केवल हरे पादप ही स्वपोषी हैं, यानी कि हरे पादप ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यहाँ पर अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब है कि पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बनाकर उसको ग्रहण करते हैं। शेष जो जितने भी जीव हैं वो भोजन के लिए हरे पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए उनको हम किस नाम से जानते हैं? परपोषी के नाम से। पादपों के अंदर भोजन प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि चलती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ चीजें आधारभूत है, महत्वपूर्ण है। एक तो CO2 का होना, दूसरा जल का होना और सबसे महत्वपूर्ण है पर्णहरित का पाया जाना। ये पर्णहरित क्या है? हरे जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर, उनकी पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित के नाम से जानते हैं। जितने भी हरे पादप हैं उन सब में यह पर्णहरित पाया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण वर्णक है। किस कारण से? क्योंकि इस प्रकृति के अंदर केवल सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सूर्य एक विशाल भंडार है ऊर्जा का। तो हरी पत्तियों में पाया जाने वाला जो ये पर्णहरित है यह एक ऐसा वर्णक है जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। तो हरे पादपों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। अब हम देखते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है। हरे पादप सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो कि हमारे वातावरण में मौजूद है, एक तो 0.03% गैसों के रूप में है और कुछ मात्रा के अंदर हमारे द्वारा CO2 श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त की जाती है। तो यह जो CO2 है, इस CO2 को और वातावरण में उपस्थित जल या पादप की जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है उस जल की सहायता से जो यह वर्णक है पर्णहरित पत्तियों में पाया जाने वाला, यह पर्णहरित वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। पर्णहरित वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर पादपों का भोजन C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं उसका निर्माण करेगा और साथ में ही पादप ऑक्सीजन के रूप में गैस को बाहर निकालेंगे जिसे हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं और साथ में ही इसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो यह पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है? प्रकाश संश्लेषण के नाम से। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन और ऊर्जा का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हम क्लोरोफिल की उपस्थिति को एक पत्ती की टीएस के द्वारा ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट के द्वारा देख सकते हैं। जो पादप की पत्ती होती है उसकी बिल्कुल पतली सी यदि हम
एक स्लाइड तैयार करें और उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हमें पत्ती की आंतरिक संरचना इस प्रकार से कुछ दिखाई देगी। सबसे ऊपर पत्ती के पाई जाएगी क्यूटिकल या ऊपरी बृहद त्वचा। यह मुस्तलीय पादपों के अंदर कठोर भी हो सकती है। इसके ठीक नीचे पाया जाएगा हरे रंग का एक वर्णक जिसे हम क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं, जो कि मैंने बताया था सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। इसी क्लोरोफिल वर्णक के नीचे विभिन्न प्रकार के जो उत्तक होते हैं पत्तियों के अंदर वो उपस्थित पाए जाएंगे। सबसे नीचे पाई जाएगी निचली बृहद त्वचा और निचली बृहद त्वचा के अंदर हमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र देखने को मिलेंगे। इन छिद्रों को हम रंध्र के नाम से जानते हैं। यह रंध्र एक छोटी सी संरचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादपों के अंदर जो शोषण की क्रिया है यानी कि गैसों का आदान प्रदान करने की क्रिया है वह इसी रंध्र के द्वारा संपन्न की जाती है। ठीक इसी तरह से हमने एक नोट किया है कभी कभी कि पादप की जो पत्तियां हैं वो अतिरिक्त पानी को बाहर निकालती है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में पादप के अंदर जो उपस्थित जल है अतिरिक्त उसको बाहर निकालने का काम भी इस सूक्ष्म संरचना रंध्र के द्वारा किया जाएगा। यदि रंध्र की संरचना को अलग से देखें तो प्रत्येक रंध्र के चारों ओर दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहते हैं द्वार कोशिकाएं या फिर इनको गार्ड सेल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक दोनों ओर की जो गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं हैं इनके बीच में एक सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचना पाई जाएगी जिसे हम बोलते हैं रंध्र। तो रंध्र का खुलना और बंद होना, सामान्यतः रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। तो रंध्र को खोलने और बंद करने का जो काम है वो इन्हीं द्वार कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये द्वार कोशिकाएं जब जल अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है और जब पानी बाहर निकल जाता है तो पिचक जाती है जिसके कारण रंध्र है वो खुल जाता है। सप्तमी विज्ञान में हमारा प्रथम पाठ चल रहा था पादपों में पोषण, यानी कि पादप है वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो पूर्व में हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पादपों के अंदर और जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इत्यादि के रूप में पादप की पत्तियां वो अपने अंदर संचित कर लेती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि उस भोजन या स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार से किया जाए। यह स्टार्च का जो आयोडीन परीक्षण है वो हमने षष्ठी कक्षा के अंदर भी पढ़ा था। हम दो गमले में लगे हुए पादप लेंगे, दो गमले लेंगे जिनके अंदर की पादप लगा हुआ है। एक गमले को तो हम रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए अंधकार में, यानी ऐसा कमरा जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा हो, और जो दूसरा गमला है उसको हम रख देंगे सूर्य के प्रकाश में। दोनों क्रियाएं हम लगभग 3-4 घंटे के लिए करेंगे। अब हम दोनों ही पौधों से एक एक पत्ती लेकर उस पत्ती का आयोडीन परीक्षण करेंगे, यानी कि आयोडीन की कुछ बूंदे पादप की उन पत्तियों के ऊपर डालेंगे। तो हम यह देखेंगे कि जिस पौधे को अंधकार के अंदर हमने रखा है, अंधेरे में रखा है, उस पादप के अंदर पत्ती का स्टार्च और आयोडीन बैंगनी रंग नहीं देता, क्योंकि स्टार्च की विशेषता है कि यह आयोडीन के साथ में क्रिया कर बैंगनी रंग या हल्का नीला रंग देता है। जबकि वह गमला जो सूर्य के प्रकाश के अंदर रखा हुआ था उसकी पत्ती पर जैसे ही हम आयोडीन विलियन डालते हैं तो यह बैंगनी रंग की हो जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही संभव है, यानी पादप अपना भोजन केवल सूर्य के प्रकाश में ही बना सकता है। अब यदि हम जो गमला अंधकार के अंदर रखा था उसे 2 से 3 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में पुनः रख दें, सूर्य के प्रकाश के अंदर रख दिया जाए, तो हम देखेंगे आयोडीन परीक्षण करने के दौरान इस पादप की पत्ती भी बैंगनी रंग देती है। तो हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में ही संभव होती है। प्रथम पाठ पादपों में पोषण, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण के प्रकार। यह पूर्व में भी मैंने बताया था कि जो जीव है वो पोषण के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्वपोषी और दूसरे हो सकते हैं विषमपोषी।
या इनको अपने परपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी का मतलब जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है या भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो विषमपोषी या परपोषी के नाम से जाने जाते हैं। स्वपोषी पोषण हमने पढ़ लिया है, हमने पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया पढ़ी वह स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। दूसरा होता है विषमपोषी या परपोषी पोषण। तो विषमपोषी या परपोषी पोषण है, ये जीव अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, तो उनको हम विषमपोषी या परपोषी के नाम से जानते हैं। तो विषमपोषी या परपोषी के आधार पर जीव है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। परजीवी, दूसरे हो सकते हैं मर्तजीवी, तीसरे हो सकते हैं सहजीवी, और चौथे प्रकार के हैं घटपर्णी, या फिर इनको कीटभक्षी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परजीवी पोषण क्या है। परजीवी शब्द का मतलब है पर यानी दूसरों पर, जीवी यानी जीवों पर, यानी कि कुछ पादप और जंतु ऐसे हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनको हम परजीवी कहते हैं। यानी परजीवी जीव जो पादप हैं या जंतु है वो भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हमने अक्सर यह देखा है कि कई बार खेतों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर एक पीली रंग की पतली पतली सूक्ष्म धागे नुमा जाल फैला रहता है, उसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। तो यह जो अमरबेल है ये भोजन के लिए उन पादपों के ऊपर एक जाल बना लेती है। तो यह क्योंकि भोजन के लिए दूसरे पादप के ऊपर निर्भर है, इसलिए अमरबेल एक परजीवी पोषण करने वाले जीव का उदाहरण है। यह हम कई बार देख सकते हैं कि परजीवी दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे ऊपर भी जैसे जूं है, खटमल है, पशुओं में चिंचड़ है इत्यादि कुछ जीव भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। दूसरा जो है वो होते हैं मर्तजीवी। मर्त शब्द का मतलब है मरे हुए यानी कि सड़े गले, जीवी का मतलब जीवों से, यानी कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो मर्त सड़े गले जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम मर्तजीवी कहते हैं। हमने ये देखा है कि जो कोई सड़ी गली वस्तु है या फिर हमारा अचार है वो कई बार खराब हो जाता है, उसके ऊपर एक सफेद से रंग की संरचना आ जाती है जिसे हम फंफूद बोलते हैं। तो यह जो फंफूद है इसको विज्ञान के अंदर कवक के नाम से जाना जाता है, और यह कोई खराब संरचना नहीं है, सूक्ष्म जीव है जो कि पादप जगत में रखे गए हैं। इनके अंदर पर्णहरित नहीं होता, तो पर्णहरित नहीं होता इसलिए ये अपना भोजन स्वयं में नहीं बना सकते, और भोजन के लिए मर्द सड़े गले जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसका कुछ उदाहरण है जैसे राइजोपस कवक, पेनिसिलियम कवक इत्यादि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे और मर्द सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करेंगे। एक कभी कभी हमने यह भी नोट किया है कि बरसात के दौरान या फिर जहां पर पानी खड़ा रहता है वहां पर एक हरे रंग की संरचना आ जाती है जिसे हम हमारी भाषा में काई के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये काई कोई खराब पदार्थ नहीं है, यह एक प्रकार का पादप है और इसकी संरचना हरी होती है क्योंकि इस काई के अंदर पर्णहरित पाया जाता है। तो इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है इसलिए यह अपना भोजन स्वयं में बना सकती है और विज्ञान में इसको हम शैवाल के नाम से जानते हैं। तो यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म पादप है जो कि पर्णहरित अपने अंदर रखता है और अपना भोजन स्वयं में बना सकता है। पादपों के अंदर कई बार यह जरूरी नहीं है कि केवल पर्णहरित वर्णक ही पाया जाए यानी हरे रंग का वर्णक ही पाया जाए। कभी कभी पादपों के अंदर जो ये पर्णहरित वर्णक है इसको आच्छादित यानी ढकने वाले कुछ अन्य वर्णक भी होते हैं जो सामान्यतः भूरे, लाल,
या पीले रंग के हो सकते हैं। ये वर्णक इस पर्णहरित को कई बार ढक लेते हैं। इसका उदाहरण है मिर्च या टमाटर। प्रारंभ में इसके अंदर पर्णहरित होता है, इसलिए हरे रंग का होता है। धीरे धीरे ये पीले होने लगते हैं। पीले रंग का इनके अंदर ज़ैंथोफिल नाम का वर्णक आ जाता है और अंततः ये लाल हो जाते हैं पकने पर। वो उनके अंदर रोडोफिल नाम का वर्णक आने के कारण होता है। तो पादप विभिन्न प्रकार के वर्णक रखते हैं जो कि भोजन बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं।